तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज 22 मार्च 2022 है और आज हमने 22 मार्च से संबंधित सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों और किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है जय शाह को। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया दोस्तों, ये किया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? तो यह है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ठीक है दोस्तों, क्या है? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम है। जापान के प्रधानमंत्री जो हाल ही में भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे दोस्तों, उनका नाम क्या है? फूमियो किशिदा। ठीक है दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री है ये और अभी हाल ही में दिल्ली पहुंचे हैं। इनका नाम क्या है? फूमियो किशिदा। ठीक है। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार किसकी नेटवर्थ 103 अरब डॉलर पर पहुंची है दोस्तों? ये है मुकेश अंबानी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 जारी की गई थी। ठीक है, जिसमें मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है 103 अरब डॉलर पहुंची है और ये एशिया के नंबर 1 अमीर है। ठीक है दोस्तों, स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से कितने स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया 53। ठीक है दोस्तों, स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने फ्लोरिडा से स्टारलिंक उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया 53। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये है सरदार बर्डीमुखामेदेव। ठीक है दोस्तों, कौन है ये? सरदार बर्डीमुखामेदेव है। ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 मार्च को मनाया गया फ्रेंच भाषा दिवस। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या किया गया है? फ्रेंच भाषा दिवस बनाया गया है 20 मार्च को। और 20 मार्च को ही क्या मनाया गया है? विश्व गौरैया दिवस। ठीक है दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया गया है। इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है हैदराबाद FC। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद FC ने जीता है ये केरला ब्लास्टर्स को हराकर। ठीक है, इंडियन सुपर लीग यानी ISL। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से ISL कहा जाता है। और ये टूर्नामेंट किसने जीता है? हैदराबाद FC ने जीता है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल श्रेणी में पुरस्कार जीता है दोस्तों किसने? जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, भाला फेंक नीरज चोपड़ा दोस्तों ये स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है दोस्तों, पुरुष श्रेणी में। और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल श्रेणी में का पुरस्कार जीता है दोस्तों किसने? भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने महिला श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है ये मीराबाई चानू। ठीक है, लेते हैं अगले कुछ और फैक्ट। पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ये किया गया सुरेश रैना को। ठीक है दोस्तों, मालदीव सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है और ये दिया है सुरेश रैना को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए थे। अब लेते हैं कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमने बड़ी मेहनत से बनाए आपके लिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं N बीरेन सिंह। ठीक है दोस्तों, N बीरेन सिंह को भी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जानते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट दोस्तों। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है बीरेन सिंह की। ठीक है, जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के। ठीक है, लेते हैं कुछ फैक्ट मणिपुर से दोस्तों। मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल है। गवर्नर कौन है? कि ला गणेशन है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? PV संजय कुमार। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 2 सीटें आरक्षित है। राज्यसभा के लिए 1 सीट आरक्षित है। विधानसभा में 60 सीटें आरक्षित है दोस्तों। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है राखाल। ठीक है दोस्तों, जो राखाल है यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है दोस्तों, तो ये रहा है ऑप्शन सी 136वें स्थान पर। ठीक है, अभी हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया गया 2022 का और उसमें खुशहाल देशों की सूची में जो अपना भारत है वो 136वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का जो 136वां स्थान हासिल किया है।
विश्व खुशहाली सूचकांक के 10वें संस्करण में, ठीक दोस्तों, इस साल इंडेक्स में कुल 146 देशों को स्थान दिया गया था। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया। ठीक है दोस्तों, जो फिनलैंड है लगातार 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट आप याद करके चलिए, IMP है ये। और वही अफगानिस्तान जो है सबसे नाखुश देश माना गया। ठीक है दोस्तों, सबसे निचले स्थान पर रहा है अफगानिस्तान और सबसे नाखुश देश है ये। टॉप पर है फिनलैंड और सबसे आखिरी का देश जो है वो है अफगानिस्तान। इस सूचकांक में पाकिस्तान को 121वां पायदान पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जो हमसे बेहतर स्थिति में है। ठीक है, लेते हैं कुछ और फैक्ट। और जो शीर्ष 3 देश है दोस्तों खुशहाल श्रेणी में, तो पहले पर है फिनलैंड, दूसरे पर है डेनमार्क और तीसरे पर है आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉप 3 देश है खुशहाल देशों की सूची में। पहले पर कौन है? फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पे आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए MD एंड CEO कौन बने? तो दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन ए राजेश गोपीनाथन। ठीक है दोस्तों, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो नए MD और CEO है वो राजेश गोपीनाथन जी है। ठीक है, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये राजेश गोपीनाथन जी की है। ठीक है, जानते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। IT प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, अभी इन्हें और 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजेश गोपीनाथन जी को TCS के ये MD और CEO। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले कुछ लेते हैं दोस्तों फैक्ट टाटा कंसल्टेंसी के बारे में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों में से एक है। ठीक है दोस्तों, ये और TCS की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों TCS की जो स्थापना थी वो थी 1968 में। मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और प्रश्न। क्रिकेट एशिया कप 2022 का खेल का जो आयोजन है कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए श्रीलंका में। ठीक है, क्रिकेट एशिया कप जो है 2022 का ये होगा श्रीलंका में। लेते हैं कुछ फैक्ट इसके। एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी हर 2 साल बाद की जाती है। इस बार यह टूर्नामेंट जो है T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 ओवर का होता है लेकिन इस बार ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा लेने वाली, जिसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर विजेता को भी शामिल किया जाएगा। ये क्वालिफायर मैच जो है UAE, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच में खेले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं में से एक क्वालिफायर टीम सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर यानी RKA विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट कर सकता है? ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी श्रेणी है ये और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। RKA रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर यानी कि RKA विकसित किया किस देश ने, और ये अंतरिक्ष में उपग्रह को भी नष्ट कर सकता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। ठीक है दोस्तों, चीन ने ही ये अभी हाल ही में RKA विकसित किया है यानी कि रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर। ठीक है दोस्तों, और ये जो है अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट कर सकता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। चीन ने हाल ही में एक माइक्रोवेव मशीन यानी कि रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA विकसित की है जो अंतरिक्ष में उपग्रह को जाम या नष्ट कर सकती है। यह डिवाइस के बैंड में 5 मेगावाट का वेव बर्स्ट उत्पन्न कर सकती है। यह नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW दुश्मन के उपकरण या कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्रित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है इसके बारे में, RKA के बारे में। ये चीन ने विकसित किया है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है चीन ने दोस्तों। अब लेते हैं अगला प्रश्न। किस नए अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैविक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में विषैले हथियार सम्मेलन बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन
BTWC की वकालत की? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन सी भारत ने। ठीक है दोस्तों, भारत ने क्या किया है, जितने भी जो विषैले हथियार है, ठीक है, उसके सम्मेलन के लिए वकालत की है UNSC में। जानते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट है ये। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन यानी कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन BTWC की वकालत की है। भारत ने घोषणा की कि वह BTWC कन्वेंशन को एक प्रमुख और गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण कन्वेंशन के रूप में अत्यधिक महत्व देता है, जो सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रबंधित करता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे इसके बारे में जो हमने आपको बताया अभी। हाल ही में किस राज्य में स्टेट OBC आयोग के गठन को मंजूरी दी है? दोस्तों OBC आयोग को मंजूरी दी है किस राज्य ने? तो दोस्तों ये दी है ऑप्शन बी असम ने। असम ने हाल ही में स्टेट OBC आयोग के गठन को मंजूरी दी है। लेते हैं अगला प्रश्न, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 20 मार्च को जो है ये मनाया जाता है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य मौखिक स्वास्थ्य के मुद्दों और मौखिक स्वच्छता के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, ताकि सरकारें, स्वास्थ्य संघ और आम जनता स्वास्थ्य मुंह खुशहाल जीवन प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सके। ठीक है दोस्तों, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2021-23 का विषय क्या है? अपने मुंह पर गर्व करे। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है, इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है? अपने मुंह पर गर्व करे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हिंदी की जगह इंग्लिश दे दिया जाता है पेपर में, ऑप्शन में। ठीक है, और कभी कभी इंग्लिश की जगह हिंदी दे दिया जाता है। तो आप इसको पूरा याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इसके फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने 2007 में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 2007 में की थी। FDI यानी कि वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। यह दिन मूल रूप से 12 सितंबर को FDI संस्थापक डॉक्टर चार्ल्स गॉर्डन की याद में मनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, किसकी याद में? FDI संस्थापक डॉक्टर चार्ल्स गॉर्डन की याद में मनाया जाता था 12 सितंबर को। बाद में सितंबर में FDI वर्ल्ड डेंटल कांग्रेस के साथ संघर्ष से बचने के लिए इसे 2013 में 20 मार्च को बदल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 2013 में फिर से 20 मार्च से बनाया जाने लगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे FDI से संबंधित, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे से। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रेटिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी? दोस्तों ये है वॉलमार्ट INC। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 का लिस्ट जारी किया गया, तो इसमें वॉलमार्ट INC जो है टॉप पर है। ठीक है, और इसमें जो रिलायंस रिटेल है दोस्तों ये 56वें पोजीशन पर है। यह आंकड़े जो है वित्त वर्ष 2020 के लिए खुदरा राजस्व वृद्धि के आधार पर शीर्ष 250 की सूची के आधार पर जारी की गई। ठीक है दोस्तों, जो अपना रिलायंस रिटेल है भारत का, ये 56वें पोजीशन पर है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए, पेपर में आ सकता है कोई सही फैक्ट। हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? ठीक है दोस्तों, किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड चैंपियन का खिताब जीता? तो दोस्तों जीता है ऑप्शन बी पंकज आडवाणी ने। ठीक है दोस्तों, किसने? पंकज आडवाणी ने हाल ही में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, जो तस्वीर दिख रहे हैं ये चैंपियन है, ये पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के। ठीक है, साथ में ये 8वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीती है। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने एक बार फिर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 36 वर्षीय आडवाणी ने शनिवार को यहां 19वीं एशियाई चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में हमवतन ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हराया। ठीक है दोस्तों, किसे हराया है? भारत के ही हमवतन ध्रुव सितवाला को हराया है। दिसंबर 2021 में देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने। ठीक है दोस्तों, कितनी बार चैंपियन बने? 11वीं बार बने। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। 19वां एशियाई चैंपियनशिप 2022 का फाइनल में जीता इन्होंने दोस्तों। और किसे हराया है? ध्रुव सितवाला को। ठीक है दोस्तों, जो उप विजेता रहा है वो कौन है? ध्रुव सितवाला। ठीक है, कभी कभी
पेपर में ये भी पूछ लेता है कि उपविजेता कौन बने, तो आपको ये भी याद करके चलना है कि ध्रुव सितवाला जो है उपविजेता बने। ठीक है, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट और कुछ सवाल। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में किस नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया? ठीक है दोस्तों, जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की जो मीटिंग हुई है हाल ही में, यहाँ पर एक किस नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों ये लिया है ऑप्शन डी, मॉरिशस ने। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस ने क्या किया? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में हिस्सा लिया है और एक ये नया देश है। दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से आपके सामने ये वीडियो लेकर आते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को 2011 में शुरू किया गया था। कब? 2011 में शुरू किया गया था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। उस समय इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका और मालदीव थे। ठीक दोस्तों, वहाँ उस समय सिर्फ 3 ही सदस्य देश थे इसके, भारत, श्रीलंका और मालदीव। 2021 में मॉरिशस को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मानव तस्करी, समुद्री डकैती, आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटना। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से संबंधित है ये। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है वन दिवस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, वन दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आपको ऑप्शन ए, वन दिवस याद करके चलना है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। लेते इसके बारे में कुछ फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस विश्व वानिकी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 21 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2022 का जो विषय है, थीम है, क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत, जबकि इंग्लिश में क्या है? फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है दोस्तों, पेपर में क्या होता है, कभी कभी हिंदी में तो कभी इंग्लिश में थीम या विषय दे दिया जाता है, तो आपको याद करके चलना दोनों को। हिंदी में क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत, और अपना इंग्लिश में क्या है? फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद करके चलिए। 2022 की थीम क्या है? वन दिवस की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि IDF घोषित किया। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, IDF का फुल फॉर्म यह है। ये कब चालू हुआ है? ये हुआ है 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, यह दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है और बढ़ाता है। ठीक है, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर देशों को वृक्षारोपण अभियान जैसे वनों और पेड़ों से जुड़ी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी द्वारा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम का चयन किया जाता है। दोस्तों लेते हैं अगला प्रश्न। नस्लीय भेदभाव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है दोस्तों, जो नस्लीय भेदभाव दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, पेपर में कई बार पूछा जाता है दिवसों के बारे में कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और किस तारीख को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, उसका विषय क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपको पूरे फैक्ट याद करके चलने हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में कोई सा भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नस्लीय भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 21 मार्च को। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट। नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो 2022 का संस्करण है जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़। ठीक है दोस्तों, वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म विषय पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिस दिन दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस ने 1960 में रंग भेद पास कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलियां चलाकर 69 लोगों को मार डाला था। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण से ये जो है
इंटरनेशनल जो है एलिमिनेशन फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव को दूर करने के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं कुछ और प्रश्न। दोस्तों प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए इसके ऊपर आपको कैसा चाहिए जीके और फैक्ट। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। किसने सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए नाटो। ठीक है दोस्तों, नाटो ने क्या किया अभी हाल ही में? सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया है। ठीक है, इसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो ने 14 मार्च 2022 से नॉर्वे में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया है, जो कि 1 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। ठीक है, अभ्यास नाटो सहयोगियों और भागीदारों के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हर दूसरे वर्ष जो है ये नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। कोल्ड रिस्पॉन्स एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है जहां नॉर्वे और उसके सहयोगी नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अभ्यास करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोल्ड रिस्पॉन्स डे। जानते हैं नाटो के बारे में। जो नाटो के प्रमुख है दोस्तों वो कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर इसका? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, एक बार फिर दोहराते हैं नाटो के बारे में। नाटो के प्रमुख कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। कब और कहाँ पर? वाशिंगटन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय कहाँ पर इसका? ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, लेते हैं कुछ और फैक्ट। दोस्तों अभी हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 आयोजित की गई थी। तो दोस्तों हमने उससे संबंधित आपके के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, दोस्तों जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है दोस्तों ये कहाँ पर खेली जाती है? ये खेली जाती है इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में ये खेली गई है इस बार कहाँ पर? बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम में खेली गई है। 2022 आयोजित हुई है बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है दोस्तों, तो बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों वहाँ पर जो पुरुष एकल खिताब जीता है, किसने जीता है? ये जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने। ठीक है दोस्तों, किसने जीता है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है पुरुष एकल खिताब। महिला एकल खिताब किसने जीता है? जापान की यामागुची अकाने ने। और पुरुष युगल खिताब किसने जीता है दोस्तों? इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बागस मौलाना ने। ठीक है दोस्तों, और महिला युगल खिताब किसने जीता है? जापान की मात्सुयामी नामी और शिदा चिहारू ने। और जबकि मिश्रित युगल खिताब जीता है किसने? जापान की यूता वतनबे और अरीसा हिगाशिनो ने। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के बारे में हमने आपको कुछ फैक्ट बताए हैं दोस्तों कि किसने क्या क्या जीता है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जो पुरुष एकल खिताब है वो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। महिला एकल खिताब जीता है जापान की यामागुची अकाने ने। पुरुष युगल खिताब जीता है इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बागस मौलाना ने। महिला युगल खिताब जीता है जापान की मात्सुयामा नामी और शिदा चिहारू ने। मिश्रित युगल खिताब जीता है जापान की ही यूता वतनबे और अरीसा हिगाशिनो ने। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का। ठीक है दोस्तों यार ये वीडियो को कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों ग्रुप डी, रेलवे की NTPC, SSC बैंक और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।